हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं गौरव पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एडुकेयर ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स के रिगार्डिंग एग्जाम की स्ट्रैटेजी। सभी को पता है एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं। सभी बच्चे थोड़ा बहुत टेंशन में होंगे, परेशान होंगे कि कैसे पढ़ाई की जाए। इस आखिरी टाइम में, इन कुछ आखिरी दिनों में क्या एक परफेक्ट तरीका और क्या एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे आप अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले इस चीज को डिटेल में समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स स्पेशली सबसे पहले कवर कर लेने चाहिए, सो दैट हम 90 और 95% प्लस की तरफ आसानी से बढ़ सकें। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स जो हमारा पहला चैप्टर है, मेंशन है, ये 5 मार्क्स का आता है तकरीबन बोर्ड एग्जाम्स में। ऐसे ही दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी 5 मार्क्स में है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स में है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 6 मार्क्स में है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर 5 मार्क्स में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 4 मार्क्स के आसपास। ऑल्टरनेटिंग करंट 2 मार्क्स के आसपास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये 4 मार्क्स के आसपास। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये 10 मार्क्स के आसपास। वेव ऑप्टिक्स 4 मार्क्स। डुअल नेचर 4 मार्क्स। एटम्स 4 मार्क्स। न्यूक्लियाई 4 मार्क्स। सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे ज्यादा मार्क्स जहां पर दिख रहे होंगे, सबसे पहले हमें उन चैप्टर्स को कवर करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे ज्यादा फोकस इनिशियली हम कहां से शुरुआत करेंगे? शुरुआत करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये 4 चैप्टर्स आपको सबसे पहले बिल्कुल ऑर्डर में पढ़ने होंगे। रिमेंबर, फिजिक्स के जो 12th क्लास के चैप्टर्स हैं वो आपस में बेटा इंटरकनेक्टेड है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहीं से भी कोई ऑर्डर पिक कर लें और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दें। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो सबसे पहले आपको 1 2 3 4 इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। ठीक, इसके बाद अगला सेगमेंट जो आप लोगों को टारगेट करना है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि उन चीजों को हम कैसे टारगेट करेंगे। वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट वाला सेगमेंट। मतलब इनिशियली जो 4 चैप्टर्स हैं इनको कवर करने के बाद आपको ईएमआई और एसी की तरफ बढ़ जाना है। अभी हमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में इतना परेशान नहीं होना है। ठीक, इसके बाद एक चीज और ध्यान से समझिएगा, ये जब खत्म हो जाए इसके बाद आपको चलना होगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की तरफ। मतलब इनिशियली आपको 1 2 3 4 शुरुआत के 4 चैप्टर्स, उसके बाद ईएमआई एंड एसी और उसके बाद ऑप्टिक्स। ये सेगमेंट वो सेगमेंट होगा जो आपको अपने इनिशियल 10 डेज में टारगेट करना होगा। मतलब अभी से जो 10 दिन है आपको इन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। वीडियो में अभी आगे हम लोग ये भी बात करेंगे कि इन चैप्टर्स में कौन कौन से स्पेसिफाइड टॉपिक्स आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद ये जो बचा हुआ सेगमेंट है आप इसको टारगेट कर सकते हैं और इसके बाद जो बीच में सेगमेंट हमारे छूटे हुए थे एक आध चैप्टर्स, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो इनिशियली एक बात सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले चैप्टर 1 2 3 4 यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म तक हम बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद विल टारगेट ईएमआई एंड एसी। उसके बाद हम लोग टारगेट करेंगे ऑप्टिक्स, कंप्लीट ऑप्टिक्स, रे, वेव एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद हम लोग टारगेट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स और उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब आगे कुछ और चीजों को समझते हैं। आइए फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर से टारगेट करने होंगे। सभी बच्चे बहुत 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 ध्यान से मेरी इस बात को सुनेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से हमें जो चीज अपने दिमाग में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है गॉस लॉ।
गॉस लॉ आपको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट करके रखना होगा, क्योंकि यहां से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी आपको चैप्टर नंबर 1 से अपने दिमाग में रखना होगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको समझें कि गॉस लॉ जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको एप्लीकेशंस का डेरिवेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, आपको उन पर न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए। न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग मेरा सभी बच्चों को एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा, देखिए अभी आपके पास इतना समय नहीं बचा हुआ है कि आप पास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू बैठ के लगा सकें या पास्ट 15 इयर्स के पीवाईक्यू लगा सकें, लेकिन बेटा एक कोशिश जरूर करना अपनी तरफ से कि आप एटलीस्ट पास्ट 3 ईयर के पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करें हर चैप्टर से, क्योंकि फिजिक्स का स्तर पिछले 3 सालों में स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आपको 25, 24 और 23 के पीवाईक्यू जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, सो दैट आप एक लेवल में आ जाएं बोर्ड एग्जाम्स के साथ। ठीक, तो चैप्टर नंबर 1 से 2 चीजें, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, चैप्टर नंबर, इसके बाद आगे बढ़े अगर, इसके बाद हमें दिमाग में रखना है किरचॉफ्स लॉ। ठीक, किरचॉफ्स लॉ कहां आएगा? किरचॉफ्स लॉ आएगा चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 से हमें किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है सर्किट प्रॉब्लम का। ठीक, इसके बाद अच्छा चैप्टर नंबर 3 में एक चीज और तुम्हें अपने दिमाग में रखनी होगी, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स का कॉम्बिनेशन बहुत हेल्प करेगा तुम्हारी या तो डेरिवेशन में और या तो सर्किट सॉल्व करने में। तो किरचॉफ्स लॉ के साथ साथ आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर भी अच्छी पकड़ रखनी होगी। चैप्टर नंबर 2 में याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। मैं टॉपिक्स बोल रहा हूं, आपके सामने पेन और कॉपी होनी चाहिए, आप साथ साथ लिखें इस चीज को कि तुम्हें क्या क्या किस किस ऑर्डर में पढ़ना है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और दूसरा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, इनका डेरिवेशन भी और इनके न्यूमेरिकल्स भी। ठीक, इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन तुम्हें पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स अगर आप 100 एंड 100 भी लगा लेते हैं इस पे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन डेरिवेशन बहुत अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 की हम जैसे ही बात करते हैं ना बेटा, ये सबसे पहले तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब टाइम टेकिंग चैप्टर है। अगर हम टॉपिक्स गिनने बैठेंगे तो उसमें मल्टीपल टॉपिक्स निकल के आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे कंसाइज चीज जो यहां पर आपको बताई जाएगी वो है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। जरूर पढ़ना है आपको, आप स्किप नहीं कर सकते। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये भी जरूर पढ़ना है आपको। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में होनी ही होनी चाहिए हमेशा। एक बात और, चैप्टर नंबर 4 की हम लोग जब भी बात करेंगे ना, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट टाइप के हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो जाएंगे। जैसे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज्ड पार्टिकल या मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको कमांड रखनी पड़ेगी। ये डायरेक्टली उतने ज्यादा यूज नहीं होंगे, लेकिन ये इनडायरेक्टली मल्टीपल क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा, इसके बाद ये टॉपिक यहां मेंशन है। अच्छा, ईएमआई की अगर मैं बात करूं, अच्छा एक बात और, मैग्नेटिज्म एंड मैटर को लेकर के इतना परेशान मत होना। ठीक है, इतना कोई खास परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, अर्थ मैग्नेटिज्म, अगर आपको ये सारी चीजें हल्की फुल्की भी पता है, बहुत खास वेटेज नहीं है इनका। ठीक है, तो पहले उन टॉपिक्स को टारगेट करो जहां पर तुम्हें वेटेज ज्यादा मिले, मार्क्स ज्यादा मिले। क्लियर? इसके बाद म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन, ध्यान से सुनना। ईएमआई पूरा जो चैप्टर है उसमें म्यूचुअल इंडक्शन पता होना चाहिए, सेल्फ इंडक्शन पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है, आपके पीवाईक्यू नहीं बनेंगे, आपके डेरिवेशंस भी नहीं बनेंगे। ठीक, 2 टॉपिक्स के ऊपर आपको खास तौर पे पकड़ बनानी है। एक साइड टॉपिक में यहां पर और मेंशन करना चाहूंगा, साइड टॉपिक है फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। डायरेक्टली नहीं यूज होंगे बेटा, लेकिन इनडायरेक्टली ये मल्टीपल क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगे। ठीक,
इसके बाद एसी पर आए तो आरएमएस और मीन वैल्यू ऑफ एसी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सवाल बनता ही बनता है इससे, न्यूमेरिकल तो बनेगा ही बनेगा आरएमएस या मीन वैल्यू से, दोनों बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एलसीआर सर्किट सीरीज, एलसीआर सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंपीडेंस क्या होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर। ठीक, अच्छा, ट्रांसफॉर्मर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, कब स्टेप अप होता है, कब स्टेप डाउन होता है, कितने तरीके के लॉसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, ये सारी चीजें। इसके बाद ऑप्टिक्स की तरफ बढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंस मेकर्स फॉर्मूला। भाई ये एक ऐसा टॉपिक है कि फिजिक्स का पेपर हो बोर्ड एग्जाम का और क्वेश्चन ना आए तो ये असंभव है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला इन ऑप्टिक्स इज जस्ट लाइक गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब सवाल बनता ही बनता है इससे। तो इसीलिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी आपको बहुत 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 अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, रिफ्रैक्शन का आइडिया आपको होना चाहिए स्फेरिकल सरफेसेस का। टोटल 4 टॉपिक्स आते हैं यहाँ पर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर। ये चारों चीजें बहुत फिल्टर्ड तरीके से तुमको पता होनी चाहिए। इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ये 3 चीजें जो हैं ये टोटल आपके ऑप्टिक्स को कवर करेंगी। ठीक, रे ऑप्टिक्स को। फिर बेटा आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ये डायरेक्ट डेरिवेशन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है या तो मैक्सिमा मिनिमा का न्यूमेरिकल आ जाता है। क्लियर। फिर आता है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट का इंटरफेरेंस आपको टोटल इसकी डेरिवेशन बहुत 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 अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें और क्या दिमाग में रखना होगा, हमें और दिमाग में रखना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखना मेरी बात, लेनार्ड का एक्सप्लेनेशन, बच्चों ध्यान से सुनो, लेनार्ड का एक्सप्लेनेशन, आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन, दोनों एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से पता होने चाहिए। प्लस आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है या तो ये आपसे डिराइव करने को भी कहा जा सकता है। ठीक, अच्छा, फिर आता है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली वाला जो पूरा सेगमेंट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। फिर बोहर्स थ्योरी, चाहे रेडियस हो गया, चाहे एनर्जी हो गया, चाहे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, न्यूक्लियाई में ना एक ही टॉपिक है इंपॉर्टेंट और वो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व को अगर तुमने अच्छे से समझ लिया, बाकी चीजें अपने आप तुम्हारी सॉर्टेड हो जाएंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, कब ये फॉरवर्ड बायस होता है, कब ये रिवर्स बायस होता है, डिप्लीशन रीजन का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आई होप ये चीजें सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब कुछ स्पेशल बातें हैं जो मैं सभी बच्चों को डायरेक्टली बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। नंबर 1, सबसे पहले पैनिक मत होइए। आपने पीछे जो भी मेहनत करी है, चाहे कम करी है चाहे ज्यादा करी है, अब आप उसको ना बदल सकते हैं ना उसको दोहरा सकते हैं। आपके पास जितना समय बचा हुआ है, जितना टाइम बचा हुआ है, एटलीस्ट इसको अच्छे से यूटिलाइज करने की तरफ देखें। ठीक, दूसरी बात, आपके जो स्टडी आवर्स हैं, जो सिटिंग आवर्स हैं, वो अब क्योंकि पीक एग्जाम टाइम चल रहा है बेटा, वो तकरीबन 8 से 10 घंटे होने ही चाहिए, जिसमें फिजिक्स आपको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तो पढ़नी ही पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, तीसरी बात यह है कि हमें पीवाईक्यूज जरूर प्रैक्टिस करने होंगे। पीवाईक्यूज आप एटलीस्ट 3 साल के जरूर प्रैक्टिस करके जाएं अपने एग्जाम में, सो दैट आप सीबीएसई के स्तर को मैच कर पाए। चौथी बात, कुछ बच्चे परेशान होंगे जिन्होंने पीछे नोट्स नहीं बनाए होंगे या पढ़ाई नहीं की होगी, वो क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो पीछे आपने जो भी किया, अब आप ना उसे बदल सकते हैं ना उसे रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जितना समय बचा है बेटा, एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ, जितना हो सके पहले अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करो। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं डायरेक्टली एक चैप्टर उठाऊंगा और मैं सीधे न्यूमेरिकल्स पे जंप कर जाऊंगा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। फिजिक्स में चीजें बहुत
टेक्निकली बहुत ऑर्डर में चलती हैं, आप डायरेक्टली कूद नहीं सकते किसी टॉपिक के ऊपर। तो पहले शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूला शीट बनाइए। जो 2 से 2.5 घंटे आप डेली बैठ रहे हैं, फिजिक्स को जो दे रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हर दिन हमें क्या करना है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर समझाया है कि पहले तुम्हें ये करना है, फिर तुम्हें ये करना है, फिर तुम्हें ये करना है। ठीक, इसके बाद एग्जाम वाले दिन घबराइएगा मत। जितनी आपने मेहनत की है वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये बात भी मैं बोल देता हूं, ऐसा नहीं होगा कि अभी तक तुम्हारे 40% मार्क्स आ रहे हैं तो इस 20 दिन में तुम 95% पहुंच जाओगे। नॉट पॉसिबल। 12th बोर्ड फिजिक्स का पेपर है, सारे बच्चों को अपना कैलिबर पता चल जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई बच्चा 70-75% पर है, वो आसानी से 90-95% पर पहुंच सकता है। बस जरूरत है बेटा फोकस की, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ने की। ठीक, मन लगा के पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।